दोस्तों, रेलवे ने अपनी भर्ती बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के एक कास्ट सर्टिफिकेट पर नई गाइडलाइन जारी किया है। तो उसी पर आज डिटेल में बात करते हैं कि अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और किसके साइन होने चाहिए, कब का बना होना चाहिए। क्योंकि रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी किया है, क्योंकि बच्चे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते थे और उसको जो है बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी आ रही है। तो रेलवे ने एक नया लाइन जारी कर दिया है, एक नई गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आपका फॉर्मेट इसी तरीके से होना चाहिए और क्या क्या आपको गलतियां नहीं करना है और कब का आपका बना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि क्या इससे पहले जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है, तो अब आने वाले जितने भी एप्लीकेशन होंगे, चाहे RRB ग्रुप D के हो, चाहे आने वाले कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए ये नया नियम लागू होने वाला है। जिन लोगों ने पहले से अपलोड कर दिया है तो उनको बाद में करेक्शन करवा लिया जाएगा, बट अब से नया फॉर्म भरेंगे तो आपको इस नई गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। अब आइए जानते हैं कि इस नई गाइडलाइन में, नए आदेश में इस कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के क्या क्या बातें कही गई है। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये जो लेटर है, ये जो रूल्स का कॉपी है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सोर्स है ये RRB चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल में RRB न्यू गाइडलाइन फॉर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ऐसा सर्च करते हैं PDF के रूप में, तो ये भी आपको RRB चेन्नई की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। मेन बात इसमें क्या क्या आती है कि क्या इसमें जो सर्टिफिकेट है इसमें क्या ज़रूरी है, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वो नोटिफिकेशन अपने डिस्प्ले पर कि इसमें क्या लिखा है। लिखा है पहला कि ऑल कैंडिडेट में कंसीडर अगेंस्ट UR वैकेंसी। मतलब कि अगर आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, SC ST या फिर OBC में आते हैं, और आपको कंसीडर्ड किया जा सकता है UR वैकेंसी में, यानी अनरिजर्व की जो वैकेंसी है उसमें जो है सारे लोग कंसीडर किए जा सकते हैं। ये पहले से रूल है, अभी भी वही रूल है। बट इसमें जो है इन्होंने एक लाइन डाल दिया है कि अगर आप फॉर्म भरते समय SC ST या फिर OBC मेंशन करते हो और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं है, मतलब कि आपका सेंट्रल लेवल का नहीं है, तो आपका फॉर्म जो अनरिजर्व में काउंट कर लिया जाता था अब वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते थे, तो अगर वो मेंशन कर देते हैं, मेंशन कर दिया कि मैं SC ST या फिर OBC में बिलोंग करता हूं, बट आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो रेलवे क्या करती थी कि उनको अनरिजर्व में डाल देती थी। बट रेलवे ने ये लेटर दे करके क्लियर कर दिया है इस लाइन में कि आपको या तो लिखना है कि मैं अनरिजर्व से फिल कर रहा हूँ, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, तब तो ठीक है अनरिजर्व। बट अगर आपने UR के अलावा SC ST या फिर OBC मेंशन करते हो और अपना प्रोफार्मा भी सबमिट नहीं करते हो जो निर्धारित प्रोफार्मा रेलवे ने दिया है, तो आपको UR में भी काउंट नहीं किया जाएगा। बट अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप निर्धारित प्रोफार्मा में डालते हो तो आपको UR में भी काउंट कर लिया जाएगा, अगर आप उनके नंबर उतने स्कोर कर पा रहे हो। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि 75 प्लस अगर UR का कट ऑफ चला गया है और आपने, भले ही आप SC ST या फिर OBC से आते हैं, लेकिन अगर आपने
75 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो भी आपका यूआर में आपका नाम आ जाएगा, अनरिजर्व में आ जाएगा। बट आपका जो प्रोफार्मा है SC ST OBC वो क्लियर होने ही चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST या फिर OBC में आते हैं, ये इनको जो है यूआर की वैकेंसी में भी सीट मिल सकती है। बट एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यूआर के लिए जो क्राइटेरिया है, चाहे क्वालिफिकेशन का हो चाहे वो एज का हो, जब आप देखेंगे कि एज जो यूआर का रहता है वो 18 से, मान लीजिए ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो 33 साल होने चाहिए। तो अगर आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में है तभी आप यूआर की सीट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपकी एज 18 से 35 साल है और आप जो है लेना चाहते हैं फ़ायदा यूआर की सीट में और आपने दिखा दिया कि मैं SC कैंडिडेट हूँ या OBC कैंडिडेट हूँ, तो आपको वो सीट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मान लीजिए आप NTPC का अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा कि 50% कम से कम पासिंग मार्क होना ज़रूरी है यूआर के लिए। तो अगर आप यूआर की सीट लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 50% पासिंग मार्क होना ज़रूरी है, भले ही आप SC ST में आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट OBC का इन्होंने क्लियर शब्दों में मेंशन कर दिया है कि इसका जो डेट है ये कब का बना होना चाहिए। यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुराना ही होना चाहिए। ध्यान सुनना, मान लीजिए आप RRB ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इसका लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 है, तो आपका जो फॉर्म है, आपका जो OBC कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुराना यानी 20 फरवरी 2025 के पहले का बना नहीं होना चाहिए। और वो भी नॉन क्रीमी लेयर, यानी आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, इसी वजह से आपको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आपने अगर क्रीमी लेयर का बना लिया तो आपको OBC का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको जो फॉर्म भरना है, आपका सर्टिफिकेट आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। अब इसको बहुत ही बारीकी से समझो कि ये OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये 1 साल पुराना ही क्यों मिलता है। आपको बता दूं कि ये OBC का जो रिजर्वेशन है ये कास्ट बेस नहीं है, बल्कि आर्थिक आरक्षण के आधार पर है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इनका प्रति वर्ष जो आय है वो अगर 8 लाख से ज़्यादा हो गया तो वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता है, बल्कि वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। और क्रीमी लेयर में आ गया तो उनको अनरिजर्व में यानी जनरल में काउंट किया जाता है, उनको OBC में काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही वो OBC की कास्ट में आते होंगे। तो बस यही वजह है कि रेलवे 1 साल पुराना ही मांग रहा है, क्योंकि 1 साल के बाद इंसान की जो आर्थिक स्थिति है कभी सुधर जाती है। तो 1 साल में आपका जो आर्थिक स्थिति कितना है उसी बेस पर आपको ये मिलता है। OBC का ही सिर्फ ये आपका 1 साल पुराना हो चाहिए। SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये चाहे जितना पुराना हो चल जाएगा, क्योंकि SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आर्थिक आरक्षण के आधार पर ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। इसको समझ लेना अच्छे से। अगर आप जो है SC ST में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहे जितना भी पुराना होगा चल जाएगा, बट आप कोशिश ये करें कि आपका 2-3 साल पुराना भी रहेगा तो भी चलेगा, अपडेटेड आप लगाओ तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सेंट्रल लेवल का बना के रख लेना। अब जो है बात आता है कि किसके किसके साइन होने चाहिए, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे कहाँ का बना होना चाहिए। तो SC ST के मामले में DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट होने चाहिए, या फिर आपका तहसीलदार होने चाहिए, या SDO जो कि तहसीलदार से रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी सब डिविजनल ऑफिसर्स होने चाहिए। तमिलनाडु को छोड़कर, तमिलनाडु में कैसा है,
वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स के साइन होना चाहिए SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट पर। OBC के कास्ट सर्टिफिकेट पर बात कर लेते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसके अलावा SDO लेवल का ऑफिसर्स जो कि तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए। इनके अगर साइन है तो OBC का सर्टिफिकेट चल जाएगा। इसके अलावा OBC का एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं OBC कैटेगरी में आता हूं, जिसके लिए मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपका OBC का या फिर SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। आपका जो फॉर्म भर दिया है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको करेक्शन कर लिया जाएगा, लेकिन रेलवे ये देख रही थी कि बहुत सारे जो है गड़बड़ियाँ हो रही है, इस वजह से अपना गाइडलाइन जारी किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।